Hello everyone, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4.1 से। दिया गया है और नंबर ऑफ टर्न्स है 100। ओके, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। चलो, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर? मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है एट सेंटर। तो सिंपल है, सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे? तो B इज इक्वल टू μ0 Ni/2R। बस ये फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है। μ0 इक्वल टू क्या रहेगा? 4π इंटू 10⁻⁷ n 100 और I की वैल्यू है 0.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन 2। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? चलो, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, और वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2πr। बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन का काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे μ0 की वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁷ और IR दिए हुए हैं आपको। ठीक है, चलो 4.3 पे आते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। समझना, इलेक्ट्रिक करंट आपको दिया हुआ है 50 एम्पियर, और कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ टू साउथ। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट। मतलब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ये कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप फाइंड करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो, B इज इक्वल टू फॉर्मूला है μ0 I डिवाइड बाई 2πr। इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है समझो। आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे आपके सामने की डायरेक्शन है वो नॉर्थ, पीछे की जो डायरेक्शन है वो साउथ ले लो, राइट हैंड साइड पे ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट डायरेक्शन। आपको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट लेना है। मतलब आप एक पेन पकड़ो और पेन का जो पॉइंट है वो टूवर्ड्स साउथ होना चाहिए। नॉर्थ टू साउथ मतलब आप उसमें आपका थंब रखो और फिंगर्स को टर्न करो। फिंगर्स को टर्न करोगे तो आपको जो ईस्ट डायरेक्शन में जो पॉइंट है, मतलब ये सपोज आपने रखी पेन और यहाँ पे ये डायरेक्शन वेस्ट है और ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन में जो पेन है वहाँ से ऊपर की ओर आपकी फिंगर्स बाहर निकलती हुई नज़र आएगी। ऊपर की ओर फिंगर्स
बाहर निकलती हुई नज़र आएगी। तो डायरेक्शन जो मिलेगी वो आपको मिलेगी वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन मिलेगी वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4.4 पे आते हैं। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ। चलो यहाँ पे भी सेम डेटा आपको दिया हुआ है, करंट है 90 एम्पियर और डायरेक्शन खास ध्यान देना ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। ओके, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1.4 मीटर और ये कहाँ पे है, बिलो दी लाइन। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का आप क्या फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr में सिर्फ वैल्यू डाल दो। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, समझो। डायरेक्शन के लिए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेनी है, मतलब आपका थंब है वो ईस्ट टू वेस्ट साउथ लेते हो तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएगी और उस डायरेक्शन में रखो और नीचे से देखो उंगलियां कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, तो आपकी ओर आएगी, आपके पीछे की ओर जाएगी फिंगर्स, मतलब वो डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको मिलेगी वो टूवर्ड्स द साउथ। ठीक है, चलो ये हुआ क्वेश्चन 4.4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4.5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझना, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट, चलो करंट दिया हुआ है आपको 8 एम्पियर, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B 0.15 टेस्ला। तो सिंपल है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो IL क्रॉस B की हेल्प से लगता है। तो जो फोर्स लगेगा वो ILB साइन थीटा की हेल्प से होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, मतलब लेंथ नीचे ले लो, तो I इंटू B इंटू साइन, चलो कितना है 30 डिग्री। I है 8, मैग्नेटिक फील्ड B 0.15 और ये 1/2। ठीक है, तो 4 इंटू 0.15 करोगे तो आपका लेंथ। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चंस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.6 पे। 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट। ओके, चलो लेंथ ऑफ वायर है 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.03 मीटर लिख सकते हो, या तो 3 इंटू 10⁻²। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ओके, याद रखना परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्सिस की डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट है वो आपको परपेंडिकुलर टू इट दिया हुआ है, मतलब IL वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर, फोर्स फाइंड करना है बस। चलो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, ILB साइन थीटा, बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। I क्या है 10, L क्या है 0.03, B क्या है 0.27 और
साइन थीटा में आए, यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 और साइन 90 क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरीज करंट ऑफ, चलो आई ए, वायर ए के लिए जो करंट है वो कितना है 8 एम्पियर, आई बी कितना है 5 एम्पियर, इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, चलो डिस्टेंस बिटवीन टू वायर कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 0.04 मीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, लेंथ क्या दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 0.1 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है फोर्स, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय 2πr। ठीक है, बस इसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। I1 I2 की जगह पे हमने यहाँ पे लिया है IA IB, ठीक है। फोर्स कैसा होगा तो उसके लिए, तो दोनों में से करंट सेम डायरेक्शन में पास हो रहा है तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर, ओके। तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। 4.8 अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, चलो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर, हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टन्स। चलो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितना हो गया, तो एक क्लियर, ओके। अब क्या करना है, द डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड आपको दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड आपको दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो रेडियस आपको वहाँ से मिल सकती है। ठीक है, इफ़ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। अब देखो यहाँ पे ये डायामीटर देने का मतलब क्या है कि D इज़ लेस देन L है। देखो यहाँ पे है 1.8 और ये है 80 सेंटीमीटर। अब 80 सेंटीमीटर की कंपैरिजन में 1.8 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो वेरी वेरी स्मॉल है, तो फिर आप इनफाइनाइट सोलेनॉइड का यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हो। तो B इज़ इक्वल टू फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन क्या था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं कैपिटल N डिवाइड बाई L कर दूँ, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो 4π इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड किए यहाँ पे 2000, करंट है 8 एम्पियर और लेंथ आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2.512 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, ओके। 4.9 देखते हैं। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स। ओके, समझना, स्क्वायर कॉइल है और साइड है 10 सेंटीमीटर। चलो साइड लेंथ है उसको मैं सपोज D से डिनोट, या तो लेंथ L से कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स, चलो टोटल नंबर ऑफ टन्स है वो 20, एंड कैरीड अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, चलो ये 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन
of the coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform magnetic horizontal magnetic field of magnitude 0.80 टेस्ला। चलो एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे 0.80 टेस्ला। टेस्ला, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे खास याद रखना कि एंगल किसके बीच में होना चाहिए, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। अगर सरफेस के साथ एक एंगल दिया हुआ है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। मतलब ये सही है कि जो प्लेन है उससे जो नॉर्मल है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये सही है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हो। ओके, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल। तो यहाँ पे हमें टॉर्क फाइंड करना है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन थीटा। NIAB साइन थीटा हमने ऐसे याद रखा हुआ था, आपको याद है तो तेरे बिना साइन थीटा। अगर भूल जाओ तो यहाँ से याद आ जाएगा। ठीक है, चलो बस सिर्फ वैल्यू डाल देनी है, इसमें आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ओके पता है, और ये तो 12। एरिया क्या लेना है, एरिया लेना है आपको L स्क्वायर करके, तो यहाँ पे L स्क्वायर कर दो और ये साइन 30 डिग्री रख दो, तो ये 20 इंटू 12 इंटू 0.1 होल स्क्वायर और साइन 30 इक्वल टू 1/2। NIA के बाद B रह गया है ना, इधर B की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू आपको करना है साइन 30, तो यहाँ पे आएगा 0.8 और यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 0.96। टॉर्क है तो यूनिट आएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हुआ 4.9 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 4.10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 मतलब रेडियस ही है, रेजिस्टेंस 10 ओम, और N1 आपको दिया हुआ है 30, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। B1 मतलब उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। सेम वे R2, N2, A2, B2 दिया हुआ है आपको। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का आपको रेशियो चाहिए, बट पहले सेकंड लिखना है और बाद में फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड डिवाइड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट। करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड के लिए फॉर्मूला आएगा N2B2A2 डिवाइड बाय K2। अब स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ K, और नीचे आएगा N1B1A1 डिवाइड बाय K। अब K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको करना रहेगा सिर्फ N2B2A2 डिवाइड बाय N1B1A1। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे है, तो उसमें से डायरेक्ट आप ऐड कर दो, हो जाएगा। अब हमें रेशियो फाइंड करना है वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर सेकेंड अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर फर्स्ट। अब उसके लिए फॉर्मूला रख दो
B2 A2 डिवाइड बाई K इंटू R2 अपॉन N1 B1 A1 डिवाइड बाई K इंटू R1। यहाँ पे रजिस्टर से सिर्फ डिवीज़न हो जाएगा, एक्स्ट्रा वही है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो यहाँ पे वी के है वो कैंसिल आउट होगा। तो आपको वैल्यू अब कौन से फॉर्मूला में डालनी है समझो, N2 B2 A2 और ये R1 है वो ऊपर चला जाएगा तो साथ में आ जाएगा R1 डिवाइड बाई N1 B1 A1 और R2। बस इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.11 पे। इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला इज मेंटेन्ड। चलो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। An electron is shot in the field with a speed of, चलो वेलोसिटी है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे कहा गया है एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सबसे पहले फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगेगा और वो Q इंटू वी क्रॉस बी होगा। तो Q की जगह पे -E आएगा इंटू वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी क्या बनेगा, तो समझो यहाँ पे ये हो गया विथ डिरेक्शन, मतलब डिरेक्शन क्या रहेगी ऑलवेज वी क्रॉस बी से ऑपोजिट डिरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ FM, तो EVB साइन थीटा, थीटा फिर हमें पता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज आपने इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और उसको आपने फायर किया, अब ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो v क्रॉस b से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब मोशन होगी कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे, तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में हो गई, और उस टाइम पे आप अगर Q इंटू वी क्रॉस बी से फोर्स ढूंढो तो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब एक सेंटर की ओर कंटिन्यूसली फोर्स लगेगा और ये पूरा पाथ बन जाएगा सर्कुलर। तो यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दिस फोर्स provides centripetal force to the moving electron, okay। Hence the electron starts moving in a circular path of radius r, यहाँ पे लिख दोगे आप, hence the electron starts moving in a circular path of radius r। अब रेडियस r हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो चलो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है, तो रेडियस के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला बनेगा mv डिवाइड बाय qb,
रेडियस के लिए फॉर्मूला बनेगा mv/qb। अब मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी हमें पता है, यहाँ पे दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻6। और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है और चार्ज भी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻4। गॉस में दिया हुआ था, हमने कन्वर्ट किया है टेस्ला में। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं 4.12 इन एक्सरसाइज 4.11। इन एक्सरसाइज 4.11 okay, obtain the frequency of revolution of electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of electron? तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि जो फोर्स लग रहा है Q इंटू वी इंटू बी, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक v तो कैंसिल हुआ, और जो एक v है उसकी जगह पे आप लिख सकते हो r ओमेगा। तो क्यू बी इज इक्वल टू एम इंटू वी की जगह पे मैंने लिख दिया r ओमेगा/r कैंसल। देखो तो यहाँ पे बना क्यू बी की जगह पे मैं मैग्नीट्यूड ही लेना चाहूँ तो e इंटू बी ले सकता हूँ, और ये m और ओमेगा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2πf। तो f मुझे क्या मिलेगा? EB/2πm। देखो यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब ये जो आंसर है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, और इसमें वैल्यू डाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.13 अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन्स। देखना सर्कुलर कॉइल है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं ए पार्ट का। तो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 30 है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। चलो रेडियस दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मतलब आप लिख सकते हो 0.08 मीटर। ओके, कैरिंग अ करंट 6 एम्पियर। करंट दिया हुआ है आपको 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ एंगल दिया है तो चलेगा 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो जितना टॉर्क लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उतना ही टॉर्क आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो सिंपल है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? NIAB साइन थीटा। तो NIA सर्कुलर कॉइल है तो πr²। ठीक है, यहाँ पे रेडियस को हमने कैपिटल R बोला है तो कैपिटल R² कर दो, यहाँ पे या तो स्मॉल r कर दो। ठीक है, और B तो है ही, और साइन यहाँ पे आएगा 60 डिग्री। बस इसमें वैल्यूज डाल दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखो एक क्वेश्चन और है। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? ओके, यहाँ पे देखो एरिया सेम है, शेप चेंज हो रहा है। ऑल अदर पर्टिकुलर्स आर ऑल्सो अनअल्टर्ड। बाकी सभी चीज़ें सेम है, सिर्फ शेप चेंज हो रहा है। अब शेप चेंज होने से क्या आपका आंसर चेंज होगा? तो देखो यहाँ पे आंसर चेंज नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम रिलेशन टॉ इक्वल टू NIAB
sin theta that the magnitude of the applied torque is not dependent on the shape of the coil. It depends on the area of the coil, और area तो वही है, तो बोल सकते हो hence the answer will not change if the circular coil in the above case is replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area. ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना लिखना है कि ये जो रिलेशन है वहाँ से हमें पता चलता है कि टॉर्क ऑन कॉइल डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कॉइल. ओके, तो यहाँ पे शेप चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी शेप चेंज हो रहा है बट एरिया एज इट इज़ है, तो फिर टॉर्क भी एज इट इज़ वही मैग्नीट्यूड का लगेगा. क्लियर? ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश हुआ. अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, थैंक यू.